हेलो गाइज, आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डीडी सर में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में कि धातुओं की जो अभिक्रिया है उनके बारे में, कि एल्किल जो हैलाइड है उनकी धातुओं के साथ अभिक्रिया, कि वो किस प्रकार से मेटल्स के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। कौन? एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की जो धातुओं के साथ जो अभिक्रिया है वो आज का अपना टॉपिक है, यानी कि एल्किल हैलाइडों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या होता है कि जब एल्किल हैलाइड, कौन कि जो एल्किल जो हैलाइड है जब ये एल्किल हैलाइड धातुओं के साथ अभिक्रिया करेगा, जैसे मैं बात करूं मैग्नीशियम धातु की, किसके साथ में? धातु के साथ जब रिएक्शन करेगा तो एक यौगिक बनेगा। क्या बनेगा? एक यौगिक बनेगा। वो यौगिक का जो नाम होगा वो कौन सा होगा? कार्बधात्विक। कौन सा यौगिक होगा? वो कार्बधात्विक यौगिक। ठीक है, कौन सा यौगिक है ये? कार्बधात्विक यौगिक। और इस कार्बधात्विक यौगिक बनता है, इसका जो सामान्य फॉर्मूला होता है इसको यानी कि बोलते वो होता है RMgX। ठीक है, इसका दूसरा नाम की बात करें तो दूसरा जो नाम होता है इसका वो होता है ग्रिग्नार अभिकर्मक। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिग्नार अभिकर्मक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? ग्रिग्नार अभिकर्मक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपनी किसकी, कि धातुओं की एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया, कि जब धातु एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक यौगिक बनता है और उस यौगिक का नाम है कार्बधात्विक यौगिक। ठीक है, जैसे कि एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बन गया? RMgX। तो ये क्या है? ग्रिग्नार अभिकर्मक। ठीक है, अभी किस प्रकार से बनता है देखो, हमने पहले जो क्लास ली थी उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी CX बंध की स्थिति के बारे में। क्या पढ़ा था? कि CX बंध की स्थिति के बारे में पढ़े थे अपन। इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे कि जो R, Mg और X, ठीक है, ये तीनों इस प्रकार से हैं। क्या? कि R, Mg और X, कि ये जो RMgX है ये ग्रिग्नार अभिकर्मक है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं किसकी? इनके बंधों की, कि ये जो बंध होता है ग्रिग्नार अभिकर्मक, जो R, Mg के जो बीच का बंध होता है ये तो होता है ध्रुवीय। कैसा होता है? ध्रुवीय। ध्रुवीय सहसंयोजक। ठीक है, और ये जो बंध होता है ये होता है आयनिक प्रकृति का। कैसा होता है? आयनिक। क्लियर यहां तक? और इसके अंदर एक चीज ये आती है कि जो एल्किल हैलाइड जो था, क्या एल्किल जो हैलाइड था इससे की विक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ करवाई हमने तो क्या बना था? RMgX बना था। तो इसके अंदर जो R की जो विद्युत ऋणता है, किसकी? R की जो विद्युत ऋणता है यानी कि कार्बन की जो विद्युत ऋणता होगी, R मतलब कि जो एल्किल हैलाइड होगा, एल्किल समूह होगा अपना, एल्किल समूह के अंदर कार्बन उपस्थित होगा। उस कार्बन में जो मैग्नीशियम के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ, उस कार्बन की बात कर रहा हूं कि उसकी जो विद्युत ऋणता होगी वो किससे? मैग्नीशियम से। किससे? कि मैग्नीशियम है उससे क्या होगी? अधिक। क्या होगी? अधिक। और मैग्नीशियम की जो विद्युत ऋणता होगी वो कार्बन से क्या होगी? कम। तो इसके कारण कि विद्युत ऋणता के कारण ये जो अपना जो RMgX है इसमें जो R है उसके ऊपर तो आ जाता है कौन सा? आंशिक ऋणावेश। ठीक है, और Mg जो है उसके ऊपर आ जाता है आंशिक धनावेश। क्लियर आता? ठीक है, पता चल गया हमें कि RMgX जो है उसमें R और Mg के बीच का बंध तो कैसा? ध्रुवीय सहसंयोजक। और Mgx के जो बीच का बंध वो है आयनिक प्रकृति का। और इनकी जो विद्युत ऋणता है किसकी? RMgX के अंदर R की और Mg की, उसमें क्या होता है कि जो R की जो विद्युत ऋणता है यानी कि जो कार्बन की एल्किल जो समूह है अपना, उसमें जो कार्बन परमाणु होगा जिस Mg से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसकी जो विद्युत ऋणता होगी वो क्या होगी? अधिक होगी। किससे? Mg से, मैग्नीशियम धातु से। जबकि मैग्नीशियम धातु की जो विद्युत ऋणता होगी वो इस कार्बन परमाणु से कम होगी। इसलिए इस कार्बन के ऊपर तो क्या आ जाता है? आंशिक ऋणावेश, और इस कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। क्लियर है तक? ठीक है, तो ये तो था अपना क्या कि जब RMgX के अंदर क्या क्या होता है, ये किस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। अब बात करते हैं इसकी बनाने की, इसको कि क्या करते हैं कि इसको ये किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो वो है कि जब एल्किल हैलाइड, क्या कि जो एल्किल जो हैलाइड है उसकी अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो किसका निर्माण होगा? ग्रिग्नार अभिकर्मक का। डेफिनेशन देखो कि जब RX की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ
शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो RMGX का निर्माण होता है। क्लियर है तक कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो RMGX का निर्माण होता है। ये तो होगी डेफिनेशन की बात। अब किस प्रकार से ये बन रहा है, देखो ये क्या है अपना एल्किल हैलाइड RX, ठीक है। जब इसकी अभिक्रिया आप MgG के साथ करवा रहे हो, मैग्नीशियम धातु के साथ जब आप करवा रहे हो, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब आप इसको करवा रहे हो तो करवाने के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा अपना RMGX, क्या बनेगा RMGX। तो यही क्या है अपना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या है अपना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड जो अभिकर्मक है उसका किस प्रकार से निर्माण हुआ कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई तो करवाने के बाद क्या बना RMGX। क्लियर है तक, ठीक है। तो ये हो गया किसका निर्माण, RMGX का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण। जैसे आप ले लेते हो दूसरा एल्किल, मैंने एक एग्जांपल और लूं, जैसे ले लिया CH3X, X की जगह ले लिया Cl प्लस Mg। ये भी क्या है, यहां से देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या बनेगा अपना वही शुष्क ईथर, ठीक है। तो क्या बना CH3MgCl, है कि नहीं है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये भी क्या है अपना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्लियर, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था अपना एल्किल हैलाइड की धातुओं के साथ जो अभिक्रिया पढ़ रहे थे अपन, ठीक है, वो क्लियर। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं अपन, वो पढ़ेंगे कि एल्किल हैलाइड और हेलोएरिन, यानी कि हेलो एल्केन और जो हेलोएरिन है उनके कुछ रिएक्शंस है, ठीक है, वो किस प्रकार से है, ठीक है। वही धातु के अंदर आती है, वो भी धातु के साथ उनकी अभिक्रिया के अंदर, ठीक है। तो वो पढ़ते हैं कि इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, रिएक्शंस है, अभिक्रिया है किसकी, हेलो एल्केन और हेलोएरिन की, उसके बारे में। तो उनकी जो अभिक्रिया है उनको तीन प्रकार से दी गई है, वो उनकी तीन अभिक्रिया दी है। पहली जो अभिक्रिया है वो तो है वुड्स अभिक्रिया, कौन सी है, वुड्स अभिक्रिया। सेकंड है फिटिंग अभिक्रिया और थर्ड है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। तो वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, तीनों के बारे में देखते हैं। कि सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो है हेलो एल्केन यानी कि RX और ARX की कुछ अभिक्रियाएं, ठीक है। वो किस प्रकार से है कि पहले तो है कौन सी, वुड्स अभिक्रिया। सेकंड है फिटिंग, ठीक है। थर्ड है वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो देखो मैं सबसे पहले बात करूंगा किसकी, वुड्स अभिक्रिया की, फिर करेंगे फिटिंग की और फिर करेंगे वुड्स फिटिंग की। तो सबसे पहले बात करते हैं फिटिंग वुड्स अभिक्रिया की। तो वुड्स अभिक्रिया क्या होती है कि जब एल्किल हैलाइड, क्या लेंगे कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, किसके साथ में, सोडियम धातु के साथ जब आप करवाओगे तो करवाने के बाद हमें एल्केन का निर्माण होता है, किसके अंदर, वुड्स अभिक्रिया के अंदर। वापस देखो वुड्स अभिक्रिया कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एल्केन का निर्माण होता है, किसका निर्माण होगा, एल्केन का, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एक एक की, देखो किस प्रकार से। सबसे पहले अपना हेडिंग के तौर पे है वुड्स अभिक्रिया, कौन सी है, वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया क्या होती है
कि जब RX की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, RX की अभिक्रिया किसके साथ में करवा रहे हो, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है। क्या बनती है, एल्केन बनती है। क्लियर यहां तक। वापस देख लो कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं या कराने पर एल्केन का निर्माण होता है या एल्केन बनती है। तो अभिक्रिया की बात करते हैं इसकी कि एल्किल हैलाइड क्या हुआ, RX प्लस ये क्या हो गई, सोडियम धातु Na, ठीक है, क्या हो गई, Na। जब इसकी रिएक्शन किसके साथ में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई, क्या लिया, शुष्क ईथर। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवाई हमने, तो जो हमारे पास जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एल्केन। क्या बनेगी, एल्केन। क्या बनेगी भाई, एल्केन बनेगी। और वो किस प्रकार से बनेगी, R प्लस NaX। देखो ये कितने लेने पड़ेंगे हमें, 2, और ये कितना लेना पड़ेगा, 2। तो क्या बनेगा हमारा R, तो ये क्या हो गई अपनी एल्केन। क्या हो गई, एल्केन। क्लियर आता, ठीक है। किस प्रकार से बनी एल्केन, कि जब हमने क्या किया, एल्किलाइड था, एल्किलाइड के 2 अणु लिए, ठीक है। जब 2 लिए एल्किलाइड तो उनकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाई, वो भी 2 लेने पड़े, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई, तो क्या बन गया, एल्केन का निर्माण हो गया। और साथ में NaX सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो वो सोडियम जो हाइड्रोजन था, ठीक है, वो क्या हो गई अपनी NaX जो है वो कहाँ निकल गई, बाहर। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अपनी फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी है, फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। तो फिटिंग अभिक्रिया की बात करते हैं। फिटिंग अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, फिटिंग अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया के अंदर भी ज्यादा कोई खास नहीं है, बस फर्क इतना है कि आपको एल्किल हैलाइड की जगह क्या लेना है, एरिल हैलाइड। यानी कि जब ARX की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, वही क्या लेंगे, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है, किसका निर्माण होगा, बाइफेनिल, या किसका निर्माण होगा, डाइफेनिल। क्लियर, कि जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो कराने के बाद बाइफेनिल या डाइफेनिल का निर्माण होता है। तो देखो क्या लेंगे अपन, एरिल हैलाइड लेंगे, ये क्या है अपना एरिल हैलाइड, क्या है, एरिल हैलाइड। और कितने लेंगे, 2 लेंगे। जिस प्रकार से हमने ये की थी इसी प्रकार से ये अभिक्रिया होगी, 2Na। और उपस्थिति किसके लेंगे, शुष्क ईथर की, किसकी, शुष्क ईथर, ठीक है। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपने इस अभिक्रिया को करवाया, तो करवाने के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा, बाइफेनिल या डाइफेनिल। क्या बनेगी, बाइफेनिल या डाइफेनिल। ये क्या है अपनी बाइफेनिल या डाइफेनिल, इसको क्या बोलते हैं, बाइफेनिल या फिर डाइफेनिल। और साथ में क्या निकल जाएगी अपनी 2NaX। तो ये बात थी किसकी, फिटिंग अभिक्रिया की। किसकी बात थी, फिटिंग अभिक्रिया की। इसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो है हमारी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होगी, देखो सुनो, कि जब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, एक तो एल्किल हैलाइड, देखो पहले तो इसमें देखो जो नाम है उसी से पता चल रहा है हमें कि वुड्स और फिटिंग दोनों अभिक्रिया एक साथ, क्योंकि इसमें एल्किल हैलाइड भी लेना पड़ेगा और एरिल हैलाइड भी लेना पड़ेगा। कि जब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब आप कराते हो, तो एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन क्या बनेगी, एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखो इसको किस प्रकार से होता है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। इसमें किसका निर्माण होगा, एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन का। क्या बनेगी, एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन।
वो कब बनेगी, जब आप एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड क्या लोगे, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों जब लोगे तो क्या बनेगा हमारा एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन। तो थर्ड जो है वो है हमारी वुड्स फीडिंग अभिक्रिया। तो बात करते हैं इसकी कि जब RX व ARX की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन का निर्माण होता है। किसका होगा, एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन का निर्माण होता है। देखो किस प्रकार से, ये क्या है अपना एल्किल हैलाइड और ये क्या है एरिल हैलाइड, ठीक है। जब इन दोनों की अभिक्रिया किसके साथ करवाई आपने, सोडियम के साथ, सोडियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की जब आप अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवा रहे हो तो करवाने के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारा एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन। क्या बनेगी, एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन और साथ में 2NaX, ठीक है, बन गई। ये क्या है अपनी एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन है। क्या है, एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन है। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये क्या हो गया CH3Cl प्लस Cl, ठीक है, और ये क्या है 2Na। उत्प्रेरक क्या लेंगे, वही शुष्क ईथर, ठीक है। जब आपने इसकी अभिक्रिया करवाई तो यहां से एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन क्या बन गई, एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन प्लस 2NaCl। और इसका दूसरा नाम होता है वो इसको टालोइन भी कहा जा सकता है। क्या कहते हैं इसको, टालोइन भी कहते हैं। वैसे है क्या ये एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन, क्या है एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन है। इसको टालोइन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वापस से मैं रिवाइज कर रहा हूं तीनों अभिक्रियाओं को, वुड्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया तो क्या थी कि जब आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हो तो जो निर्माण होगा वो किसका निर्माण होगा, एल्केन का, ठीक है। ये तो थी हमारी कौन सी, वुड्स अभिक्रिया। उसके बाद फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया के अंदर क्या था कि जब आप एल्किल नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे, एरिल लेंगे। क्या लेंगे, एरिल, कि एरिल हैलाइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो बाइफेनिल या डाइफेनिल का निर्माण होता है। इसके बाद तीसरी जो अभिक्रिया थी वो थी हमारी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जब आप एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, देखो नाम से पता चल रहा है वुड्स फिटिंग, जिसके अंदर वुड्स का और फिटिंग यानी कि एल्किल हैलाइड भी होगा और एरिल हैलाइड भी होगा। जब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हो तो एक एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन का निर्माण होता है। तो ये थी हमारी वुड्स फिटिंग और वुड्स फिटिंग रिएक्शंस। अब बात करते हैं किसकी, कि जो हेलो एरिन है, क्या है, जो हेलो एरिन है उनके बारे में, कि उनकी जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो किस प्रकार से। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो हेलो एरिल है वो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते, ठीक है, ओके। वो क्यों नहीं देते, उसका रीजन है, 3 कारण है उसके। पहला रीजन तो है कि उसमें अनुनाद पाया जाता है, किसमें, कि जो हेलो एरिल है यानी कि जो एरिल हैलाइड होते हैं उनमें क्या पाया जाएगा, एक तो अनुनाद पाया जाएगा और हैलोजन परमाणु, और जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एरिल समूह को जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के और उस हैलोजन के बीच का बंध जो है वो किस प्रकार का, यानी कि संकरण, उसके CX जो बंध है उसमें उपस्थित संकरण के कारण। और तीसरा है कि इसमें जो फेनिल जो धनायन है, क्या है, फेनिल धनायन का अस्थायित्व, यानी कि वो स्थायी नहीं होता। कैसा होता है, अस्थायित्व होता है इसका, यानी कि अस्थायी होता है वो। तो 3 कारण है इसके, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले किसकी,
कि एरिल जो हैलाइड है उनकी किस प्रकार से है, एरिल हैलाइड या हेलो एरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो जो टॉपिक है अपना वो है हेलो एरिनों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसके अंदर क्या होता है कि हेलो एरिन जो होते हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते। क्यों नहीं देते, मैंने आपको बता दिया अभी कि उसमें क्या पाया जाता है। उसके 3 रीजन है, एक तो अनुनाद के कारण, एक CX बंध की जो स्थिति होती है उसमें जो संकरण पाया जाता है उसके कारण, और तीसरा है फेनिल धनायन का अस्थायित्व। ठीक है, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते। क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं कि क्यों नहीं देते, इसका रीजन क्या है, कारण। भाई ये तो पता लगा लिया हमने कि नहीं देते, लेकिन देते क्यों नहीं है, इसका कारण है, पहला जो रीजन है वो तो है अनुनाद। क्या है, अनुनाद का, अनुनाद की वजह से, यानी कि अनुनाद के कारण। ठीक है, सेकंड है CX बंध में उपस्थित संकरण, CX बंध में उपस्थित संकरण। और तीसरा जो रीजन है वो है फेनिल धनायन का अस्थायित्व। क्या है, फेनिल धनायन का अस्थायित्व। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, अनुनाद की। किसकी बात करेंगे कि अनुनाद के कारण क्यों नहीं देते। ठीक है, क्या रीजन है, तो इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं हम। जैसे मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन। क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन के अंदर हम क्या करेंगे, अनुनाद की संरचना बनाएंगे। तो उस अनुनादी संरचना से हम इसको समझेंगे कि किस प्रकार से ये हमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, अनुनाद की। तो बात कर रहे हैं किसकी अपन, अनुनाद प्रभाव की। ठीक है, तो अनुनाद प्रभाव है वो किस प्रकार से, कि मैंने बताया था आपको, हम इसको एक एग्जांपल द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि क्लोरोबेंजीन, किसके द्वारा, कि जो क्लोरोबेंजीन है उसके द्वारा। ठीक है, कि जो क्लोरोबेंजीन होता है, इसको देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना, कि जो जो बेंजीन होता है इसमें जो क्लोरीन जो होती है, क्या होती है कि जो क्लोरीन है उसके ऊपर लॉन पेयर होता है। क्या होता है कि जो लॉन पेयर जो उपस्थित होते हैं, कितने लॉन पेयर होते हैं, 3। ठीक है, 3 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं किसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर। उनमें से जो उसका एक एकांकी जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्या करता है कि इस बेंजीन में, ये जो बेंजीन वाला है इसके अनुनाद में क्या ले लेता है, वो भाग ले लेता है। और भाग लेने के बाद जो कार्बन है, हाइड्रोजन परमाणु जो था Cl, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके और Cl के बीच में क्या आ जाता है, द्विबंध के गुण आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, द्विबंध के गुण आ जाते हैं। और इस गुण के कारण जो बेंजीन होती है उसमें जो कार्बन उपस्थित होता है वो इस क्लोरीन परमाणु को यानी कि दूर नहीं जाने देता, यानी उसको प्रतिस्थापित नहीं होने देता। ठीक है, यही कारण है किसका, अनुनाद प्रभाव किसका, कि ये जो हेलो एरिन है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते, यानी कि जो क्लोरीन परमाणु है उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अब देखो किस प्रकार से, कि एक क्लोरोबेंजीन का मैंने एग्जांपल लिया। जैसे ये क्या है अपना क्लोरोबेंजीन Cl, इसके ऊपर क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं। ठीक है, तो मैं बात करूं इसकी किसकी, अनुनादी संरचना की, किस प्रकार से समझेंगे इसको, कि जो मैंने भी बताया था आपको कि जो क्लोरीन जो परमाणु होता है उसमें क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। और वो जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इस अनुनाद में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और अनुनाद में भाग लेने का मतलब ये क्या करेंगे, इस प्रकार से उन्होंने भाग लिया, क्या लिया, भाग लिया। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इसके पास, यानी कि ये जो Cl और जो कार्बन है इसके जो बीच का जो बंध बना हुआ है, सिंगल बंध, इसमें कहाँ, इसमें किसके गुण आ जाएंगे, द्विबंध, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हुआ इसका फर्स्ट स्टेप। तो क्या हुआ यहाँ पे, डबल बॉन्ड हुआ, नहीं हुआ, Cl और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि इसके पास जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म थे वो इसने इसको दे दिए, तो कमी हो गई इसके पास, तुम क्या आ गया, प्लस। और यहाँ पे कौन सा आ गया, देखो फिर ये जो होगा ये कहाँ चला जाएगा,
इसके पास, ठीक है। यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, तो ये कहाँ चले जाएंगे हमारे, इसके पास। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, इस तरीके से। ये फर्स्ट स्टेप। तो फिर क्या होगा, इसमें अनुनाद घूमता रहेगा, तो अनुनाद क्या, फिर ये जो है इलेक्ट्रॉन ये कहाँ चले जाएंगे, इसके पास। कहाँ चले जाएंगे, इसके पास। और फिर ये कहाँ आ जाएगा, इसके पास। आया नहीं आया। यानी इस तरीके से ये क्या होगी, ये संरचना हमारी घूमती रहेगी। क्या होगा, देखो ये यहाँ गया, ये यहाँ, और यहाँ क्या आ गया, -4। क्या आ गया, -4। इसी प्रकार से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप बनेगा हमारा, वो क्या होगा कि ये जो है क्या है, कि ये जो है ये तो कहाँ चले जाएंगे, इसके पास, और ये कहाँ जाएगा, इसके पास। आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो संरचना बनेगी वो क्या बनेगी, ये तो आ गया माइनस डबल बॉन्ड और +R। क्लियर है तक। उसके बाद जो स्टेप होगा इसका वो ये होगा कि ये जो तो कहाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन सब वो तो कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे, और फिर ये कहाँ चला जाएगा, वापस से इस क्लोरीन के ऊपर। क्लियर है तक, ठीक है। तो क्या बन गया अपना, वो जो प्रथम जो संरचना थी वही आ गई। क्लियर है चीज। तो इस अनुनादी संरचना के कारण, ये जो अनुनाद जो प्रभाव था, इसके कारण देखो यहां से जो ये जो कार्बन था, जैसे इसने बंध बनाया था, इस कार्बन ने इस क्लोरीन को बाहर निकलने नहीं दिया, इसको पकड़ के रख लिया, ठीक है। तो यही कारण है कि जो है हेलो एरिन है, उनकी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते। जो हेलो एरिन है वो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते। पहला रीजन था अपना किसका, कि अनुनाद प्रभाव के कारण। वो अनुनाद हमने क्लोरीन जो परमाणु था क्लोरोबेंजीन, उसके द्वारा समझ लिया किस प्रकार से है कि ये जो क्लोरीन है इसके पास एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो इसका जो एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इस सी के और इस Cl के बीच में क्या माना है, क्या कर लेगा, द्विबंध बना लेगा, यानी द्विबंध के गुण आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आएगा, तो इस क्लोरीन के ऊपर फिर क्या आ गई, कमी हो गई, तो क्या आ गया, प्लस चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रॉन थे, जब यहाँ अधिकता होगी तो ये इलेक्ट्रॉन कूदेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे, इसके ऊपर। ये कौन सी स्थिति है, ऑर्थो। फिर जैसे ये संरचना इस प्रकार से, ये जो इलेक्ट्रॉन से कहाँ चले गए, इसके पास में, यहाँ बंद बना लिया इन्होंने, और ये जो थे यहाँ अधिकता होगी तो ये फिर कहाँ कूद गए, इसके पास आ गए। इस प्रकार से क्या है, हमारी ये संरचना चलती जा रही है। और ये कौन सी, यानी कि ये जो स्थिति है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही हो रही है, ना कि मेटा पे। हो रही है, नहीं हो रही, ठीक है, क्लियर। ये तो था अपना किसका कारण, कि अनुनाद प्रभाव के कारण, ठीक है। अब सेकंड जो मैंने बताया था आपको, वो बताया था कि जो सी का मतलब तो कार्बन परमाणु ये बेंजीन का, और एक्स का मतलब ये हेलोजन परमाणु जैसे Cl। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन जो होता है जिसके साथ जुड़ा हुआ है कार्बन, वो तो होता है कैसा, sp2 संकृत। कैसे होता है, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो sp2 संकृत कार्बन होने के कारण sp3 जो संकेत है उससे क्या होता है, अधिक स्थायी होता है, यानी कि ठीक है। तो इसलिए वो Cl- को बाहर नहीं निकलने देता, उसको अपनी ओर आकर्षित करके रखता है। यही कारण है किसका, कि CX बंध की जो CX बंध में जो संकरण पाया जाता है उसके कारण कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते। कौन, हेलो एरिन, ठीक है। वो किस प्रकार से होगा, देखो इसको लिखते हैं। सेकंड जो कारण है इसका रीजन वो है CX बंध में उपस्थित संकरण, CX बंध में उपस्थित संकरण के कारण, ठीक है। अब CX बंध में उपस्थित संकरण मैंने भी जस्ट आपको बताया था। जैसे मैं बात करूं इसकी, ये खोल के लिखते हैं इसको, C C C C C C, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि CX बंध, देखो आप इसकी जगह X भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या Cl ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने भी जस्ट आपको बताया था कि जो हेलोजन परमाणु है, जैसे हेलोजन मैंने यहाँ क्या ले लिया, Cl ले लिया। ये Cl जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, देखो किसके साथ जुड़ा है, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन है वो कैसा है, sp2 संकृत। कैसा है, sp2 संकृत। वो क्यों है, क्योंकि ये आगे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए कैसा है, ये sp2 संकृत है। तो sp2 संकृत कार्बन होने के कारण ये sp3 संकृत से क्या है, स्थायी है, अधिक,
ठीक है, अधिक प्रबलशाली एक तरीके से मानो तो इसके कारण ये जो कार्बन है इस Cl को, इस हेलोजन परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करके रखता है, यानी कि बांधे रखता है, इसलिए इसको ये बाहर नहीं निकलने देता। तो यही कारण है हमारा कि CH संबंध में उपस्थित जो संकरण है उसके कारण कि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते हैं। कौन? हेलो एरिन। सेकंड रीजन पता लग गया क्यों? क्योंकि जो हमारा जो हाइड्रोजन परमाणु है वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो sp2 संकृत होता है, और sp2 संकृत कार्बन sp3 से क्या होता है? अधिक स्थायी होता है, इसलिए वो इस हाइड्रोजन परमाणु को बाहर नहीं निकलने देता। क्लियर? अब बात करते हैं इसके तीसरे कारण की। जो तीसरा कारण था वो था कि फेनिल धनायन का अस्थायित्व, फेनिल धनायन का अस्थायित्व। अब वो फेनिल जो धनायन है उसका अस्थायित्व किस प्रकार से होगा उसके बारे में देखते हैं। कि मैंने बताया था आपको, इससे पहले हमने एक क्लास ली थी, उसमें ये देखा था कि SN1 अभिक्रिया पढ़ी थी आपने, हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर आपने देखा था कि SN1 अभिक्रिया जब हमने पढ़ी थी तो SN1 अभिक्रिया के अंदर आपने क्या देखा था कि उसका जो प्रथम जो पद था SN1 अभिक्रिया के अंदर, प्रथम जो पद था, तृतीयक जो एल्किलाइड थे उसमें हम अपन SN1 अभिक्रिया करवा रहे थे, उसके अंदर उसका जो पहला जो पद था उसके अंदर एक धनायन बन रहा था, कार्बोकैटायन, मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बन रहा था ना। तो उस मध्यवर्ती कार्बोकैटायन जैसे वो बन रहा, इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे क्या बनना चाहिए? फेनिल धनायन। क्या बनना चाहिए? फेनिल धनायन। तो वो फेनिल धनायन बन तो जाता है लेकिन वो कैसा होता है? अस्थायी। क्या होता है? अस्थायी होने के कारण ये अभिक्रिया हमें नहीं देते। कौन सी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते हैं। कौन? हेलो एरिन। लग गया पता क्यों नहीं देते? तीसरा कारण था फेनिल धनायन का अस्थायित्व। तो देखो इसको किस प्रकार से कि जब मैंने बताया था कि SN1 अभिक्रिया के आधार पर, अब SN1 अभिक्रिया के आधार पर इसके अंदर इसमें मध्यवर्ती कार्बोकैटायन की तरह फेनिल धनायन बनना चाहिए, लेकिन फेनिल धनायन अस्थायी होता है। अस्थायी होता है और अस्थायी होने के कारण ही क्या होता है कि ये हमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते हैं। कौन? हेलो एरिन। क्लियर तक? ठीक है। लेकिन इन सब से हमें एक निष्कर्ष निकलता है, इन सब का कारण एक ये है, इन सब से हमें कारण निष्कर्ष निकल के ये आता है कि ये अभिक्रिया नहीं देते। लेकिन अगर मान लीजिए हाइड्रोक्सिल समूह ले लो, आप क्या ले लो? हाइड्रोक्सिल समूह ले लो, तो उस हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है उसकी जब आप नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराओ तो वो हमें आसानी से दे देता है। जैसे कि मैं बात करूं किसकी? फिनॉल। क्या है ये? फिनॉल। इसमें क्या हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है नीवा बेंजीन के साथ, तो इसकी अगर ये हमें आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे देता है तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।